डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में बेहद ही अहम होती है, क्योंकि आप सीधे सीधे अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप भी जरूर जुड़े इस कार्यक्रम में हमारे साथ। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि आज का विषय क्या है जिस पर बातचीत होगी। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषय पर। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दुधारू पशुओं का रखरखाव एवं डेयरी प्रबंधन। जी हाँ, महत्वपूर्ण विषय है ये हमारे पशुपालकों के लिए। तो और इस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। लेकिन इस बीच आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए अगर आप सवाल भेज रहे हैं तो याद रखें कि नाम के साथ साथ अपना स्थान भी जरूर लिखें। एक बार फिर से ईमेल आईडी आपको बता दें, hellokisan2015@gmail.com। आइए अब परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जिनसे हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर केशव कुमार शर्मा। आप पशु चिकित्सा अधिकारी है विकास विभाग, दिल्ली सरकार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारा आज का जो विषय है वो डेयरी प्रबंधन और जो डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं पशुपालक उनके लिए है। तो सबसे पहले ये बताएं हमें कि अगर हम कृषि के क्षेत्र को देखें और इसके संबद्ध क्षेत्र को, तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र का आता है। तो ऐसे में किसानों की बेहतर आमदनी के लिए या अतिरिक्त आमदनी के जरिए के तौर पर आप इस क्षेत्र को किस तरह से देखते हैं? डेयरी प्रबंधन में जो विशेष बात है वो ये है कि जब आप कृषि के साथ में जुड़ के डेयरी कर रहे हैं या दुधारू पशुओं का काम कर रहे हैं, उस समय पे क्या होता है कि आपकी कोई भी चीज़ उसमें वेस्ट नहीं जाती है। यानी कि आम के आम गुटलियों के दाम जी। तो उसमें क्या होता है कि दूध है या उनका गोबर है, मूत्र है, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं काम, दूध को तो हम अपने काम में ले ही लेते हैं, दूध, दही, घी वगैरह का उत्पादन का उसके अंदर काम में लेते हैं। इसके साथ साथ में जो उनका गोबर और मूत्र होता है उसका भी हमारे पास में बहुत अच्छा उपयोग हो जाता है खाद के रूप में, कीटनाशक वगैरह के रूप में और अन्य कई चीज़ों के रूप में उसे मॉडिफाई करके हम उसको काम में ले लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम गोबर गैस संयंत्र लगा लेते हैं, गोबर गैस संयंत्र लगा होता तो हमें उससे ऊर्जा भी मिल जाती है जी। और उसको बायोगैस के रूप में काम में लेके जो उसकी स्लरी निकलती है वो और ज़्यादा अच्छे खाद के रूप में काम करती है जी। तो इसमें क्या है कि थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी वो योजनाबद्ध तरीके से काम कर लिया जाए तो इसमें हम आमदनी उसकी बढ़ा नहीं सकते, बल्कि उसकी कई गुना बढ़ जाती है स्वतः ही। बिल्कुल। देखिए, आप जैसे कि हमें बता रहे हो उस हिसाब से तो कहा जा सकता है कि आम के आम गुठलियों के दाम जो हम कहते हैं वो बिल्कुल सटीक बैठता है इस व्यवसाय के तौर पर, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनके जरिए जो पशुपालक है वो लाभ ले सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र की अगर जीडीपी में हिस्सेदारी की बात करें तो उसमें खास तौर पे ये जो पशुपालन का क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब कि ये बहुत ही संभावनाओं का क्षेत्र है। हालांकि दुग्ध उत्पादन में हम सबसे पहले नंबर पर आते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अभी भी संभावना और इसमें है। इसे किस तरह से आप देखते हैं? अभी तक जितना भी सारा सब कुछ हो रहा था, यानी कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़े हैं, लेकिन पूर्णतः ऑर्गेनाइज नहीं हुए। जो छोटे कृषक हैं और छोटे पशुपालक हैं वो इसको बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कर पाते। वो ऐसा सोचते हैं कि हमारा साइड का है जी, जबकि ये भी उतना ही मुख्य व्यवसाय है जितना कृषि है
जी। और जब तक इन दोनों का तालमेल बढ़िया तरीके से नहीं बैठा दिया जाए, चाहे छोटा किसान और पशुपालक हो या बड़ा कृषक और बड़ा पशुपालन करता हो, जब दोनों का तालमेल अच्छा बैठ जाएगा तो आर्थिक स्थिति एकदम से उसमें बहुत बड़ा चेंज आता है। जी। और लोगों ने क्या हुआ कि लोगों ने जैसे जैसे इसका सही रास्ता चुना, जिन्होंने इसको सही मार्गदर्शन लेके और फिर आगे बढ़े, तो उनको अचानक से लाभ मिलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा ये तो जो मैं पहले वेस्ट कर रहा था या जिसका मैं सदुपयोग नहीं कर पा रहा था, मुझे केवल सदुपयोग ही तो करना है। जी। और मार्केट अब के इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया है कि आपको मार्केट की आवश्यकता नहीं रही है, मार्केट आपके द्वार पे आ चुका है। जी। अब पहले क्या होता था कि मुझे दूध बेचने के लिए जाना पड़ेगा, पशुपालन की सबसे बड़ी समस्या होती थी। अब समस्या ना हो के अब उसके पास में एक सबसे बड़ी सुविधा है कि आप अपने समय के अनुसार अपने द्वार पे हमें दूध दीजिए। जी। दूध लेने वाली संस्थाएं बहुत ज्यादा हैं, दूध देने वाले उतने ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे। तो हमें करना क्या है कि केवल उनको एक छोटा सा सही मार्गदर्शन करके, क्योंकि उनकी भी अब इच्छाएं हैं, पहले उनकी इच्छाएं नहीं थी। जी। वो इसको एक पारंपरिक तरीके से लेते थे। कई लोग तो ऐसे भी कहते थे नहीं इतना दूध तो हम नहीं बेचेंगे या ऐसा करेंगे, या जो उत्पादन क्षमताएं थी पशुओं की, पशुधन की, वो कम थी। अब दिन प्रतिदिन क्योंकि उनका सारा सब कुछ रख रखाव, आवासीय जो उनका सारा सब कुछ योजनाएं हैं, वो सारा सब कुछ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, तो लोगों को इसका लाभ का आनंद भी मिल रहा है। जी हाँ, तो इस क्षेत्र में परिवर्तन भी आ रहा है, सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही है, पशुपालक उनका लाभ भी लेने लगे हैं। तो धीरे धीरे ये जो सेक्टर है तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो आप जरूर इसका लाभ ले रहे हों, और अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर इसका लाभ लें और इस क्षेत्र में आप कदम रख सकते हैं। कैसे, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट पर। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में इसका योगदान 25% है। दुधारू पशुओं जैसे गाय और भैंस आदि से हमें न केवल दूध मिलता है, बल्कि ये पशु किसानों की आय का भी महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ऐसे में पशुओं के इस महत्व को देखते हुए और अधिक व गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन के लिए दुधारू पशुओं का उचित रखरखाव व वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन करना काफी जरूरी है। दुधारू पशुओं के रखरखाव में सबसे पहला कदम सही पशु का चयन, स्वस्थ, सक्रिय, अच्छे शारीरिक गठन वाले और उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले पशुओं का चयन करना चाहिए। पशु की नस्ल, उम्र, थन की बनावट और पूर्व दूध उत्पादन का ध्यान रखना जरूरी होता है। दुधारू पशु का दूध धोने से पहले उसे स्नान जरूर कराएं। इससे पशु में साफ सफाई तो रहेगी ही, साथ ही साथ उसके शरीर में परजीवियों का प्रकोप भी कम रहेगा। संतुलित आहार दुधारू पशु की उत्पादकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। पशुओं को हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण संतुलित मात्रा में देना चाहिए। इसके साथ ही खनिज मिश्रण, नमक और पर्याप्त मात्रा में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना चाहिए। दूध उत्पादन के अनुसार आहार की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। पशुओं के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था भी डेयरी प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशुशाला साफ, हवादार और सूखी होनी चाहिए। वहीं रोशनी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। फर्श फिसलन रहित और मल मूत्र के निकास की उचित व्यवस्था हो। बैठने के साथ को फिनाइल के घोल से धोना चाहिए। इससे बीमारी फैलने की कीटाणुओं की संख्या कम रहेगी और थनों के रोग कम होंगे। गर्मी, सर्दी और वर्षा से बचाव के लिए उचित प्रबंधन करना चाहिए, जिससे पशु तनाव मुक्त रहें। बता दें कि सरकार भी डेयरी प्रबंधन और पशुओं के लिए काफी कुछ कर रही है। जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत डेयरी किसानों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, गो पशु आहार और खनिज मिश्रण जैसे इनपुट सेवाएं और दूध व दूध उत्पादन की गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिससे सहकारी सहमतियों में नामांकित डेयरी किसानों
की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। वहीं पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने और डेयरी पशु सहित पशुधन के लिए अन्य संक्रमिक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई है। किसानों तक गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई है। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और इन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर धीराज मिश्रा हैं, आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो डॉक्टर धीराज, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो पशुपालन का क्षेत्र है उसमें हाल ही में काफ़ी वृद्धि दर जो है वो देखी गई है, और इसके बावजूद कि हम दुग्ध उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है, अभी भी संभावनाएं बहुत है, क्योंकि लोगों में खान पान को लेकर के जो ये है जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है। तो इस क्षेत्र की संभावनाओं को आप कैसे देख रहे हैं, और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं अगर उन संभावनाओं को टैप करना है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहला चीज़, अगर हम भारत में पशुपालन क्षेत्र की बात करें, लगभग पिछले 11 सालों में इस क्षेत्र का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 13% के ग्रोथ रेट पे ये हर साल आगे बढ़ रही है जी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि ये क्षेत्र बहुत आगे जा रहा है, और इससे जो भी फायदे आ रहे हैं ये हमारे किसानों को ही मिलने वाला है जी। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और अभी भी आपने फिलहाल देखा होगा, इस बजट में भी हमारे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस क्षेत्र के लिए। और एक चीज़ आपको, जैसे कि आपके अभी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था कि हम भारत में सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादनकारी देश हैं। 25% का दूध हमारे भारत में ही प्रोड्यूस होता है। पर ये भी हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा गाय भैंस को अगर मिला के देखें, हमारे पास सबसे ज़्यादा गाय भैंस हैं। तो एक मुख्य समस्या जो कि हमारे पास ये है कि हम सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादनकारी देश हैं, पर एनिमल प्रोडक्टिविटी हमारे पास अगर दूसरे देशों से देखें तो हमारे पास कम है। तो इसको लक्ष्य रखते हुए हमारे सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाएं, जैसे कि पर एनिमल प्रोडक्टिविटी हमारे बढ़े। हमारा जैसे नस्ल सुधार के बारे में आपने देखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे नस्ल सुधार कैसे हमारे पशुओं में आ सके, सो दैट इनका प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हो सके। अगर दुधारू पशुओं की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जैसे आपने जिक्र किया, ये सबसे बड़ा चीज़ है। बाद में हम इसमें भी बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ा चीज़ अभी जो नई चीज़ आया है, तो एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन में सबसे इम्पोर्टेंट है IVF को कैसे हम बढ़ावा दे सकें। और IVF का क्या महत्व है, मैं आपको ये एक सेकंड में बताता हूँ कि जो 7 जनरेशन में जो ग्रोथ हमारे साथ आता, हमारे पशु में आता, वो एक जनरेशन में IVF में आ सकता है। तो ये सारे चीज़ें जैसे कि हमारे पर एनिमल प्रोडक्टिविटी बढ़ सकते हैं, और हमारे इस सेक्टर में बहुत सारा मतलब स्कोप है जो कि किसान इसका टैप करके बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जबकि उत्पादकता बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर केशव हमें बताएं कि ऐसे में फिर जो दुधारू पशु हैं उनके रख रखाव की बात कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, किस तरह से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है? नस्ल सुधार तो है ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें, इसके अलावा जब अपन उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले करते हैं उसकी फीडिंग जी, ब्रीडिंग और उसका हेल्थ केयर, और उसमें से जो उत्पादकता में कमी बनने का कारण बन रहे हैं उन पशुओं को हटा देना, उनकी जगह अच्छे वाले पशु को लेके आना जिनकी उत्पादकता बहुत अच्छी हो, क्योंकि उनका कहीं दूसरी जगह सदुपयोग हो जाएगा, हम उसका उपयोग कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही जब हम फीडिंग की बात करते हैं तो फीडिंग से सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले डिवॉर्मिंग करवा दिया जाए, ठीक, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि उसका खाया पिया। डिवॉर्मिंग उस चीज़ के लिए करते हैं जो उनके पशुओं के पेट में जो कीड़े होते हैं, वो कीड़े क्या करते हैं कि परजीवी जी, वो क्या करते हैं कि जो हमने खिलाया पिलाया उसका सारा अच्छा माल मसाला उन कीड़ों ने खा लिया, उन परजीवियों ने खा लिया, जो हमें उस पशु को देना था, जिसकी वजह से उत्पादकता बढ़नी थी वो नहीं बढ़ी, तो हमारा अच्छा खिलाया हुआ बेकार हो गया। तो हम सबसे पहले कर देते हैं डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग के बाद में साथ में देते हैं हम अच्छा भोजन जी, उसका जो अच्छी फीडिंग है, जिसमें कि सूखा चारा, हरा चारा और दाना, ठीक, जिसे हम कंसंट्रेट कहते हैं, जिसमें
जो अभी दुधारू स्थिति में है या गाभिन अवस्था में है या बच्चा देने वाली अवस्था में है एकदम कि कुछ दिनों बाद में बच्चा होने वाला है, तो इन सब चीज़ों की, और या फिर जब उसका बच्चा उसका दूध पी रहा है उस समय की जो स्थितियाँ हैं, इन सब का हम समय के अनुसार उसको अलग अलग पशुधन के हिसाब से हम उसका चारा बांटते हैं, यानी कि उसका खान पान कर दें, और साथ में उसके मिनरल मिक्सचर हम उनको प्रोवाइड करवा दें, या मिनरल ब्रिक्स आने लग गई हैं और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं उनका समय समय पे, या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स उनको टाइम से देते हैं, तो हमारे उसकी पशु की कम उसमें लागत के अंदर अच्छी उत्पादकता हम ले सकते हैं उससे। बिल्कुल। तो ऐसे में विस्तार से चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी कि डेयरी व्यवसाय में अगर सफल होना है तो दुधारू पशुओं का बेहतर रखरखाव भी करना होगा और बेहतर डेयरी प्रबंधन भी किस तरह से करना होगा। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं दुधारू पशुओं के रखरखाव और डेयरी प्रबंधन के बारे में। इस विषय से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अधिराज, जैसे कि बातचीत हो रही है जो दुधारू पशु है उनके रखरखाव और डेयरी प्रबंधन की, तो उसमें सबसे पहली बात, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा है कि पशु का चुनाव। अगर डेयरी व्यवसाय में कोई जो पशुपालक है वो आना चाहता है तो उसे जब पशु का चुनाव वो करता है तो किन किन बातों का ध्यान उसको रखना चाहिए इसमें? देखिए, पशु का चुनाव जब आप करते हैं दो चीज़ पे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस स्तर पे फार्म करना चाहते हैं। अगर बड़े स्तर पे एक फार्म करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाना चाहते हैं, इस हिसाब से आप अच्छे हाई यील्डिंग वैरायटी एनिमल्स भी आप अपने साथ रख सकते हैं, पशु रख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर छोटे स्तर पे कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक इनपुट कितना है उसमें, मतलब आप कितना इनपुट दे रहे हैं, उस हिसाब से आपके पशु रखना है। अगर छोटे स्तर पे आप रख रहे हैं और शुरुआत आप कर रहे हैं तो मेरा सलाह ये रहेगा, आप ज़्यादा बड़ा फार्म ना खोल के 8 से 10 एनिमल का एक फार्म खोलें और अच्छे एकदम हाई यील्डिंग एनिमल ना रख के मीडियम स्तर के एनिमल रखें, सो दैट आप उनका मैनेजमेंट में पहले एक्वेंटेड हो जाएं, फिर आप बड़े स्तर पे कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरे हिसाब से आपको देखना है आप कहाँ पे फार्म खोल रहे हैं। भारत के जिस हिसाब मतलब जिस हिस्सा पे आप फार्म खोल लें, उस रीजन स्पेसिफिक बहुत सारे हमारे ब्रीड्स हैं। आपको ये मैं आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एक सिस्टम है, ब्रीड रजिस्ट्री सिस्टम है, जो ICAR ब्रीड रजिस्ट्री सिस्टम अपना बनाता है, तो भारत में अभी 55 हमारे इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स हैं, जो हमारे स्वदेशी कैटल ब्रीड्स हैं। अगर आप बफेलो की बात करें, अभी हमारे पास भैंस की बात करें तो 23 ऐसे रजिस्टर्ड बफेलो ब्रीड्स हैं जो कि भारत के ही हैं। तो इसमें से आप अपने हिसाब से देखें, आपके रीजन्स के हिसाब से चुनें। जैसे कि अगर आप नॉर्थ में रखना चाहते हैं तो सहियाल आप रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा नीचे अगर चल जाएं, वेस्ट के एरिया में चले जाएं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे आप ये भी रख सकते हैं। हमारी जो देसी नस्ल है गिर, जो कि बहुत अच्छा एक नस्ल है, उसको भी रख सकते हैं, जो कि दूध उत्पादन में बहुत अच्छा रहता है। तो उस हिसाब से रीजन स्पेसिफिक आप ब्रीड का चयन कर सकते हैं। जैसे बफेलो की बात करें तो मुरा का आप चयन कर सकते हैं। उस हिसाब से आप देख के अपने रीजन के हिसाब से, और आप अपना पूंजी कितना लगा रहे हैं उस हिसाब से आप अपना चयन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पशु के नस्ल की बात हो रही है यहाँ पे, तो डॉक्टर केशव आपसे हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जो देसी नस्ल है उसका चुनाव किसानों को क्यों करना चाहिए, क्या खासियत है इनकी?
होता है क्या है कि जो वहाँ का स्थानीय वातावरण है उसके साथ में जो स्थानीय ब्रीड है वो ऑलरेडी ढली हुई है, तो उसमें रोगों की से लड़ने की क्षमता और उस वातावरण के हिसाब से जो उसकी उत्पादक क्षमता है वो अधिकतम होती है। और ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी ब्रीड है स्पेसिफिक एरिया की, जो स्थानीय ब्रीड है, उन्हीं को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, यानी कि उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और हाँ, कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके साथ में एक आध ऐसी ब्रीड जो वहाँ की तो नहीं है लेकिन वहाँ के अनुकूलता के साथ में अपने आप को ढाल लेगी, अच्छा, उसको साथ में रखा जा सकता है, जिससे कि उत्पादकता का जो इम्बैलेंस होने वाला है कभी आगे किसी वजह से या किसी रोगों की वजह से या वातावरण में उतार चढ़ाव आने की वजह से, तो वो आपस में बैलेंस बन जाएगा। जी, और उत्पादकता ना तो बहुत घटेगी ना बहुत बढ़ेगी ओवरऑल। और इसमें तो ये एक अच्छा फॉर्मूला आपने दिया है कि किस तरह से जो आमदनी है वो बेहतर कर सकते हैं, उसमें देसी नस्ल का भी चुनाव कर सकते हैं और जो उस स्थानीय वातावरण के अनुकूल अच्छी और नस्ल हैं उसका भी चुनाव कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और हमारे एक पशुपालक ने सवाल भेजा है वीडियो के जरिए, तो आइए पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। तो असीम रावत जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से क्या सवाल भेज रहे हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम असीम सिंह रावत है। मैं एक प्रोग्रेसिव डेयरी किसान हूं और देसी गौ पालन करता हूं। मेरे पास एक सवाल है, 2026 में केंद्र सरकार क्या क्या योजनाएं डेयरी किसान के लिए लेकर आ रही है, अगर इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो बहुत लोगों को लाभ होगा। जी बिल्कुल, तो सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं असीम जी, तो डॉक्टर अधिराज बताएं। देखिए, पहले आप जो बताएं 2026 में हम क्या क्या योजनाएं लेके आना चाहते हैं। पहला चीज़ है, मैं सारी योजनाओं को आपको मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं, रोग नियंत्रण के लिए हमारे मुख्य जो योजनाएं खुरपका मुंहपका रोग का के लिए जो वैक्सीनेशन है, जो कि नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम LHDCP के अंदर आ रहा है, तो उसमें खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस, ये दोनों जो दुधारू पशुओं के लिए हैं, तो ये 2 वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हमारे कंटिन्यू चले रहेंगे, ये चलता रहेगा। इसके साथ मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का भी प्रावधान किया गया है हमारे योजना में। अगर आगे हम देखें, जैसे कि इस बार बजट में भी ये भी डिस्कशन किया गया था कि जैसे मॉडर्न ब्रीडिंग फार्म्स खोलने के लिए उसमें भी कैपिटल सब्सिडी का भी व्यवस्था रखा गया है, जो कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी, जो कि किसान एक बड़े स्तर पे फार्म खोलना चाहता है उसके लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी भी मिलेगा। और सबसे बहुत अच्छा चीज़ इस बार रखा गया है कि जो पहले जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये सिर्फ कृषि के लिए होता था, अब पशुपालन के लिए भी, पशुपालक किसान के लिए भी ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का भी प्रावधान रखा गया है। इसके आगे हम देखेंगे तो लाइवस्टॉक इंश्योरेंस, ये एक बहुत बड़ा योजना रहता है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को अपने जो भी पशु रखें, दुधारू पशु रखें या दूसरा भी पशु रखें, उसका कैसे इंश्योरेंस किया जा सके, और इसमें 85% प्रीमियम सरकार वहन करती है, तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और इसके अलावा उद्यमिता विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, और छोटे किसानों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें वो अपना कुछ पूंजी लगा के अपना जो भी छोटा सा फार्म है उसको कैसे अच्छे तरह से चला सके, ये सारे तरीके की योजनाएं चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो असीम जी, मुझे उम्मीद है कि आप और जितने भी हमारे पशुपालक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें ज़रूर इस जानकारी से लाभ होगा कि किस किस तरह की योजनाएं सरकार द्वारा इस वक्त चलाई जा रही है। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर केशव, डेयरी प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है आहार की व्यवस्था। तो जब हम पशु के लिए संतुलित आहार की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ है, और साथ ही मात्रा के बारे में भी ज़रूर बताएं कि पशु को किस मात्रा में आहार दिया जाए, ये पशुपालक कैसे जान सकते हैं? मैंने जो अभी बीच में बताया था कि हमें सूखा, हरा चारा, दाना, और जिसे हम कहते हैं ना साथ में कंसंट्रेट या बिनोले वगैरह, ये सारा सब चीज़ें मिला के, इसमें हम बिल्कुल सीधी सी जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि अगर बाय द वे जिसको अभी गाभिन होना है, उसके लिए हम जिसमें मिनरल्स वगैरह ज़्यादा हों, यानी कि उसकी और भी परिपक्व होके और जल्दी से वो गाभिन हो, उस प्रकार का देते हैं, तो उसको मिनरल मिक्सचर वगैरह की मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक। इसी तरीके से जो गाभिन है तो उसके बच्चे का अच्छा विकास हो और साथ में
उसकी उत्पादकता जब बच्चा दे दे तो उसकी अच्छी मात्रा में हो, तो हम उसमें क्या करते हैं कि वो उसके अंदर कैल्शियम वगैरह की मात्रा, हरे की और उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, और हल्का सा हम उसे फैट भी दे देते हैं। अच्छा। इसी तरीके से जब वो बच्चा होने ही वाला होता है, यानी कि उसका लास्ट 15 दिन 20 दिन बच जाते हैं या 7 दिन बच जाते हैं, जब भी ऐसा उसको किसान को लगता है या पशुपालक को लगता है, तो उस समय हल्की सी फैट की मात्रा के साथ साथ में हम कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमने उसको किसी से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया है और वो बड़ी ब्रीड से करवाया है, तो उस समय पे हम कैल्शियम नहीं देते हैं जी। क्योंकि उसके हेड की वो ज़्यादा हो जाएगी तो उसको डिलीवरी होने में दिक्कत होगी। उस टाइम पे ये सावधानी बरतेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चा हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, और जब तक बच्चा दूध पीता है और उसका दूध अधिक मात्रा में बनता रहता है, उस समय पे हम क्या करते हैं, बिनोलो की मात्रा है, कैल्शियम की मात्रा है, दाना है, इसकी मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। और साथ में एक मिनरल ब्रिक या जिसे कहते हैं नमक के डले, अगर आपको मिनरल ब्रिक है तो वो सबसे बैलेंस्ड वो है, नहीं तो जो डले हैं वो उसकी खोर में डाल के रख देते हैं, यानी कि जिसमें उसको हम जिसमें हम चारा और वो सारा सब कुछ देते हैं, मैंजर जिसे हम कहते हैं, खोर के अंदर डाल के रखते हैं परमानेंट, जिससे कि उसका मिनरल्स की और इन सब चीज़ों की आपूर्ति समय समय के अनुसार पशु अपने इच्छा अनुसार कर सके। जी बिल्कुल। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। हमारे जो दर्शक है वो लगातार सवाल भेज रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए और ईमेल के जरिए। आइए ऐसे ही कुछ सवालों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है जय सिंह जी ने अजमेर राजस्थान से, और जानना चाहते हैं, लिख रहे हैं कि मैं डेयरी खोलना चाहता हूँ, क्या सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी मिल सकती है? तो डॉक्टर अधिराज क्या जवाब होगा? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सब्सिडी की अभी बात कर रहे हैं तो फिलहाल मैं एक आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बता देता हूँ। जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय है। जो आपके घर में 1-2 पशु रखे हैं, उसके रिकरिंग एक्सपेंसेस जो भी आता है, तो रिकरिंग एक्सपेंसेस को आप मीट आउट करने के लिए, जैसे रिकरिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें पशु का आहार भी आ जाता है, उसके मेडिसिन के जो भी खर्चे आते हैं वो आता है, इंश्योरेंस का जो भी आता है, या उसका आवास बनाना है, तो ये सब के खर्चे जो भी आते हैं तो रिकरिंग एक्सपेंसेस में वो आ जाते हैं। वो आपको अगर चाहिए तो वो किसान क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। ये 5 लाख तक की क्रेडिट लिमिट लास्ट बजट में इसकी बढ़ा दी गई थी। और सबसे बेहतर चीज़ है, अगर टाइमली रिपेमेंट इसमें आप कर रहे हैं तो आपको इससे इंटरेस्ट में भी छूट का व्यवस्था रखा गया है, जो कि लगभग 3% इंटरेस्ट भी छूट हो सकती है अगर जो आप लोन ले रहे हैं। अगर सब्सिडी की बात करेंगे तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो ऐसे राज्य सरकार के जरिए बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं, पर भारत सरकार का डायरेक्ट अभी कोई योजना नहीं है जो कि आपको डायरेक्ट सब्सिडी एक फार्म खोलने के लिए दिया जाए। पर फार्म खोलने के बाद अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं और उसको बड़े स्तर पे बनाना चाहते हैं, या उसके साथ अगर आप फॉडर मेकिंग यूनिट बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप एक टोटल मिनरल ब्लॉक का वो मशीन बनाना चाहते हैं, हे मेकिंग या हे बेलिंग मशीन वो भी लगाना चाहते हैं, ये सब के लिए साइलेज मेकिंग यूनिट्स के लिए अगर बनाना चाहते हैं, इसके लिए 50% सब्सिडी की व्यवस्था रखी गई है। तो इसका आप जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, इसके जरिए आप इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगला सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। अगला सवाल भेजा है हेमंत सिंह जी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और जानना चाहते हैं कि दुधारू पशु के अच्छे उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर केशव क्या सुझाव होगा? अब एक चीज और बाकी है अभी, आवास व्यवस्था। जी बिल्कुल। आमतौर पे क्या होता है कि हमें ना उसको बहुत अच्छा खाना खिला देते हैं, लेकिन ओवर क्राउडिंग ऐसी रखते हैं कि वो जो पशुधन होता है वो स्ट्रेस में रहता है। जी जी। अब उसकी उत्पादकता है ना, सब कुछ हमने किया, उसे डिवॉर्मिंग भी कर दी, उसका वैक्सीनेशन भी कर दिया, उसे अच्छा खाना भी दे दिया, लेकिन स्ट्रेस में इतना रखा है कि उसका प्रोडक्शन सारा घट जाता है जी। उसकी उत्पादकता घट जाती है। ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए? हवादार उसका आवास होना चाहिए, ठीक, शुष्क प्रकार का होना चाहिए, रोशनी पूरी आनी चाहिए, पशुओं के बीच में दूरी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पशु बैठा है तो जब वो उठेगा तो दूसरा बैठेगा, इस प्रकार का जैसा आमतौर पे कई बार देखा जाता है, तो इस प्रकार का ना होके। और साथ में क्या होता है कि मलमूत्र का निस्तारण, जैसे आजकल अधिकतर जो पशुपालक हैं वो काफ़ी समझदार भी हो गए हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ा ढलान रखते हैं
जिससे स्वतः ही वो नीचे की तरफ खिसकता चले। या उनके जो नीचे बिछाने वाले गद्दे आने लगे हैं आप आजकल, उनका क्या सिस्टम है कि वो आगे एक तरफ से ऊंचे हैं, एक तरफ से नीचे हैं, तो पीछे नीचे वाला हिस्सा पीछे की तरफ और ऊंचा वाला आगे की तरफ होता है। तो उससे क्या होता है कि स्वतः ही वो आधी सफाई वैसी हो जाती है और फिर जो वहाँ काम करने वाले हैं वो पूरी सफाई कर दें। तो इस प्रकार से क्या होगा कि परजीवी रोगों से भी पीछा छूटा रहेगा, बैक्टीरियल डिजीज हैं या जो नमी के कारण पनपने वाली बीमारियां हैं उनसे निजात मिली रहेगी और पशु स्ट्रेस में भी नहीं रहेगा। तो हमारा जो आवास प्रबंधन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे हम पशु कम रख लें, ठीक है, हम उनसे भी उतनी उत्पादकता ले लेंगे कि जितना उनको घना रख के लेंगे, अगर उनका जो वातावरण है उन्हें अच्छा मिल जाए। यहीं पर मेरा दूसरा सवाल आता है डॉक्टर अधिराज आपसे कि हम देख रहे हैं कि डेयरी व्यवसाय में जो लोग हैं और जो बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, बहुत सारे आधुनिक तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही पशुपालक इन तकनीकों के बारे में जानना चाहता है तो एक तो उन्हें जानकारी कहाँ से मिल सकती है और क्या इसके लिए भी उन्हें किसी तरह का ऋण या सहायता मिल सकती है? देखिए, इस बार बजट में एक प्रोविज़न रखा गया है कि मॉडर्न ब्रीडिंग फार्म्स खोलने के लिए विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, तो उसके लिए एक प्रोविज़न रखा गया है कि आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी का व्यवस्था रखा गया है इस बार बजट में। तो ये एक पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने बताया बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, जैसे कि बहुत सारे नवाचार आ गए हैं। तो कोई किसान अगर नवाचार के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो हमारे बहुत सारे, जैसे हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए जाते हैं, तो आप उस ट्रेनिंग का लाभ ले सकते हैं। वहाँ जाके जहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है तो वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ट्रेनिंग लेके आप उसके हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसमें भी बहुत सारी जानकारी हम पशुपालकों के लिए दे लें। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल्स में, तो उनके लिए भी हम बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ से भी वो जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा बहुत अगर कुछ ऐसे नए चीज़ें होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अभी एक पिछले साल एक जीनोमिक चिप करके एक चीज़ जो कि भारत में पहली बार बना था, एक गौ चिप और भैंसों के लिए महिषी चिप, ये 2 चिप रिलीज किया गया था। तो ये जो चिप होता है उससे क्या चीज़ होता है ना, आप अपना जो बच्चा आपके पास आया, एक बच्चा पैदा, तो उसका प्रोडक्टिविटी कितना रहेगा, वो आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका ब्लड सैंपल लेके प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स जो भी आते हैं, बार बार हम अपने कुछ पत्राचार में भी राज्य सरकार को बताते हैं, जो कि आपके जो प्रशिक्षण होता है तो वहाँ आपको बताया जाता है। कह सकते हैं कि डेयरी व्यवसाय का भी जो स्वरूप है वो वक्त के साथ साथ तेजी से बदल रहा है। बहुत सारी आधुनिक तकनीकें और नवाचार इससे लोग जुड़ रहे हैं, तो आप भी ज़रूर इनसे जुड़े, इनसे जुड़ी जानकारी ज़रूर इकट्ठा करें। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं के रखरखाव और डेयरी प्रबंधन के बारे में। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे एक दर्शक का, जिन्होंने वीडियो के जरिए अपना सवाल भेजा है। सवाल भेजा है गजराज सिंह जी ने महेंद्रगढ़ हरियाणा से। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार जी, मेरा नाम गजराज सिंह, गाँव पालड़ी पनियारा, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा। मैं एक पशुपालक हूँ। पशुपालन की सभी शक्तियों को मैं संबंधित जानकारी चाहता हूँ। जी, तो पशुपालन संबंधी जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ पर बातचीत हम कर रहे हैं पशुपालन के और ख़ास तौर पे डेयरी प्रबंधन के बारे में। तो डॉक्टर अधिराज और भी जानना चाहेंगे कि किस किस तरह की और आधुनिक तकनीकें इस क्षेत्र में आ रही हैं।
जैसे कि नस्ल सुधार के, मैं पहले तो आपको बताया ये गौ चिप के बारे में, तो उससे आपका जो भी प्रोजेनी होगा उसका उत्पाद कितना रहेगा वो पहले से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बिल्कुल। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो नए टेक्निक्स हमारे ब्रीडिंग में आए, नस्ल सुधार में आए हैं, पहला चीज़ हम IVF की बात करेंगे। जैसे भी मैंने पहले बताया था, जो जेनेटिक गेन व जो नस्ल सुधार हमारे 7 जनरेशन में होता है वो 1 जनरेशन में हो पाएगा आप अगर IVF करवाते हैं। तो ये IVF की बात करेंगे तो देखिए, आप जो भी डिज़ायर्ड ब्रीड चाहें, मेरे पास एक देसी गाय है, मैं देसी गाय से एक गिर गाय लेना चाहता हूँ, मैं एक साहिवाल लेना चाहता हूँ, मैं एक कांकरेज गाय मुझसे मैं चाहता हूँ, तो वो आपको उस गाय से, आपके देसी गाय से मिल सकता है। ये एक टेक्निक जो हमारे पास आ गई है। दूसरा चीज़ है, अगर हम देखेंगे कि हमारे पास अगर हम दुधारू पशुओं को पशुपालन कर रहे हैं, तो अगर हमें मेल आ गया, मेल काफ आ गया, तो हमारे लिए परेशानी होती है। तो मेल काफ को ना पैदा हो तो उसके लिए एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन का, अगर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आप सीमेन दे रहे हैं, अभी एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन का टेक्नोलॉजी आ गया है। आप अगर वो सेक्स सॉर्टेड सीमेन देते हैं तो ये देखा जाता है कि 90% चांसेस है आपका फीमेल बच्चा हो। तो ये एक एडवांटेज है नए टेक्नोलॉजीज में आप बात कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी या ट्रेसेबिलिटी में भी अब हम आ गए हैं। क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी देखेंगे आप, अगर पशुपालन में जुड़े हुए हैं या हमारे ये कार्यक्रम पे आप जुड़े होंगे, आप देख रहे हैं हम बहुत बार बार ये बात करते हैं हमारे एनिमल्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप पशु आधार की बात करते हैं। और एक येलो कलर का टैग अगर देखेंगे तो हर पशु के कान में लगा दिया गया है। अगर हम कैटल बफेलो की बात करें तो ये एक, उसमें देखिए एक यूनिक 12 डिजिट नंबर रहता है, और ये 12 डिजिट नंबर हमारे नेशनल डेटाबेस में भी रह जाता है। और हमारे पशुपालक भी, जो भारत पशुधन एप्लीकेशन है 1962 करके जो भारत पशुधन एप्लीकेशन है, इसके जरिए इनका सारा इन्फॉर्मेशन रह जाता है। पशुपालक का भी इन्फॉर्मेशन रहता है और पशुपालक के साथ कितने पशु हैं उसका भी इन्फॉर्मेशन रहता है, और पशु का क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, उसका क्या क्या टीकाकरण किया गया है उसका इन्फॉर्मेशन रहता है, कब ब्रीडिंग किया गया था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब किया गया था, कब इसका बच्चा आने वाला है, वो सब का इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाता है। तो ये तो बहुत बृहद डेटाबेस जो है इस तरह से तैयार होता चला जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर केशव, हम आवाज़ की बात कर ही रहे थे, एक सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक शिवम सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं कि पशु को सर्दी से बचाने के लिए इनके पशु बाड़े में क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि जो पशु है वो बीमार ना पड़े। जी, आमतौर पे सर्दियों के दिनों में विशेष तौर से जो एक तो इनका बिछावन जो है, जी, और दूसरा पर्दे। हम लोग क्या करते हैं कि पशु को आमतौर पे हमने देखा होगा कि 2 तरफ से उसका आवास खुला हुआ होता है, और हम उसमें से एक साइड को बंद कर देते हैं, एक साइड का फिर भी खुला रहता है। जी। तो हम सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर लें कि पश्चिम से आने वाली हवा और उत्तर की तरफ दिशा से आने वाली हवा को सबसे पहले हम रोकें, क्योंकि ठंडी हवा होती है। तो उस साइड में हम पर्दे ज़रूर लगा के रखें, या कोई आड़ ओट ऐसी लगा के रखें जो सीधी हवा हमारे पशुधन से ना टकराए। और जब तक सूर्य की रोशनी उन पर गिर रही है तब तक तो हम उसे खुला रखें, अन्यथा उसको हम ठंडी हवा सीधी ना लगे इस वजह से हम उसको बंद रखें। जब हमारा व्यक्ति उसके साथ में दूध दूहने के लिए या खाना उसको फीड करवाने के लिए जाए, या साफ सफाई के लिए जाए, या किसी अन्य काम के लिए जाए, तभी उसको ओपन करें, अन्यथा उसको उतना वो ना करें। मात्र हवा और रोशनी के समय के लिए, कुछ समय के लिए उसको क्लियर किया जाए। जी। दूसरी बात, जो आम समस्या है कि नीचे बिछावन जो होता है, अब गद्दे आने लगे हैं तो हम गद्दों का उपयोग करें, नहीं तो जो पुराल नीचे बिछाई थी या भूसा जो नीचे बिछाया था उसे गीला होने के तुरंत बाद में हटवा दें। अच्छा। नहीं तो वो बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और विशेष तौर से निमोनिया, जैसे खांसी हो जाना, निमोनिया हो जाना, जुकाम हो जाना, और इससे क्या होता है कि उसकी उत्पादन क्षमता तो घटती है, लेकिन जो उत्पाद आया उसमें भी बीमारी आने की संभावना रहती है। जी, तो इसलिए हमें क्या करना है कि ऐसे समय पे गीला नहीं रहने देना, सीधी हवा नहीं लगने देनी है, कवर करके रखना है, और जो आधुनिक तरीके से गद्दे आने लगे हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान जरूर रखना चाहिए पशुपालकों को, खासतौर पर सर्दियों के समय। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल
सवाल भेजा है श्याम सिंह जी ने उत्तराखंड से। डॉक्टर अधिराज ये जानना चाहते हैं कि पशुपालन के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई बीमा पॉलिसी है? जी देखिए, सरकार की तरफ से बीमा पॉलिसी जो कि लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस हम बात करते हैं, तो इसका रखा गया है। इसमें क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है? देखिए, आप लास्ट ईयर जो ये हमारा इसमें गाइडलाइंस चेंज हुए थे, इसमें एक पशुपालक 10 पशु का बीमा के लिए वो रख सकते हैं। तो उनके साथ क्या है ना, जो बीमा का प्रीमियम रहता है, बीमा का प्रीमियम का 85% प्रीमियम सरकार वहन करेगी और 15% सिर्फ मात्र 15% प्रीमियम आपके जो होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, वो बियर करेंगे। तो इसमें ये देखिए, आपको अगर बीमा का सुविधा लेना है तो निकटतम पशु चिकित्सक जो है या पशु चिकित्सालय जो है वहाँ आप जाइए, वहाँ संपर्क कीजिए और आपको ये बीमा का उसको आपको जब भी हमारा कुछ टारगेट्स आते हैं वो आपको समझा देंगे और आपके पशु को भी वो बीमा में शामिल करेंगे। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर केशव आपसे जानना चाहेंगे, अब पशु से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जाहिर तौर पर पशु का स्वस्थ रहना बेहद ही ज़रूरी है और रोगों से बचाव का सबसे पहला उपाय है टीकाकरण। तो ऐसे में बताएं कि कब और किन किन, जो खासतौर पर दुधारू पशु की बात कर रहे हैं, तो किन किन बीमारियों के लिए टीकाकरण करवा सकते हैं? देखिएगा, बहुत अच्छी भारत सरकार की योजनाएं भी चली हुई जो हर राज्य स्तर पे उन्होंने अपनी फैला रखी हैं। जी। सबसे पहले है FMD और ब्रुसेलोसिस, जी, HS, अब ये सारा BQ वगैरह, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, इनका हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें साल भर में किसी भी वक्त पे हम कर लेते हैं, या जैसे हमें कुछ मानसून से पहले वाली हैं जी। तो जैसे HS है तो हमें मानसून से पहले ही करनी होती है। FMD हम साल में 2 बार कर देते हैं। तो इसी तरीके से ब्रुसेलोसिस है तो उसको करते हैं, और BQ का भी जिन क्षेत्रों में इसका प्रभाव है उन क्षेत्रों में ये करते हैं। तो ये क्या है कि अगर हम समय समय से रेगुलर निश्चित अंतराल के बाद में करते रहें जी, तो पशु का अधिकतर जो जानलेवा और उनकी उत्पादकता में को प्रभावित करने वाली बीमारियां हैं, उन बीमारियों से बचाया जा सकता है। ठीक। और जो आमतौर पे छोटा मोटा बुखार वगैरह है या जो दूसरी परेशानियां, चोट लग गई, ये सब ये थनेला से बचने के लिए या थनेला से वो हो गया है, तो इन चीज़ों के लिए जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है उससे रेगुलर वे में संपर्क में रहा जाए और उन दिनों जहाँ जिस क्षेत्र में उस टाइप की बीमारियां चल रही हैं, छोटी आम तौर पे वो कोई बहुत वैसी बहुत प्रभावित करने वाली नहीं होती हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल एनिमल को जो परेशान कर रही होती हैं उनसे सरलता से निजात पाया जा सकता है। और सरकार की ये बहुत अच्छी सेवाएं हैं कि आपके क्षेत्र में पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सालय होता ही होता है आमतौर पर। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर अधिराज यहाँ पर बताएं हमें कि जो टीकाकरण को लेकर के सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका लाभ जो पशुपालक है वो किस तरह से ले सकते हैं? देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, अगर आपका पशु स्वस्थ ना रहे तो उसका प्रॉपर उत्पादन भी नहीं निकल सकता। अगर सही उत्पाद पशु से लेना है तो पशु को स्वस्थ रहना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये जो टीकाकरण की व्यवस्था, टीकाकरण की योजनाएं चल रहे हैं, 2 मुख्य चीज़, अगर दुधारू पशु की बात करते हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं चल रहे हैं नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत, तो उसमें खुरपका मुंहपका रोग का, इसमें 6 महीने में एक बार आपका पशु का टीकाकरण कर लेना मैंडेटरी है, आप ज़रूर करें। और 4 महीने से ऊपर जितने भी आपके पास काव्स आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, 4 महीने होते ही आप उनको टीकाकरण करा लीजिए। उसके बाद एक बूस्टर डोज दे दीजिए और फिर आप 6 महीने में हर एक बार टीकाकरण करवाइए। पर कभी कभी आपका पशु अगर बीमार रह जाता है या स्वस्थ नहीं है तो कभी कभी आप टीकाकरण से उसको छोड़ देते हैं, तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। मॉपअप राउंड्स आजकल चलाए जा रहे हैं। आपके टीकाकरण करने के 3 महीने के बाद फिर एक मॉपअप राउंड होता है, तो जब आपके गांव में कैंपेन लगता है आप टीकाकरण कराइए। अगर आपका पशु छूट गया तो मॉपअप राउंड पे भी आप टीकाकरण करवा लीजिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं जैसे आपको बताया था कि हमारा जो भारत पशुधन 1962 एप्लीकेशन है, वहाँ पे सारे टीकाकरण का रिकॉर्ड होता है। आपका पशु का टीकाकरण होते ही वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। और फरवरी 15 तारीख से, ये आपको मैं इस प्रोग्राम के जरिए बताना चाहता हूँ कि फरवरी 15 तारीख से ये प्रावधान रखा गया है कि
कोई भी पशु का टीकाकरण किया जाता है, ये जो 4 बीमारियां हैं जैसे कि खुरपका मुंहपका हो गया, ब्रुसेलोसिस बीमारी हो गया, भेड़ बकरियों में PPR और सुअर में क्लासिकल स्वाइन फीवर, इन रोग का जब भी टीकाकरण किया जाता है एक OTP हमारे किसान पशुपालक भाइयों के पास, भाई बहन के पास आएगा और वो OTP देने पे आपका रजिस्ट्रेशन या वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हुआ है रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे भारत पशुधन एप्लीकेशन पे। जी बिल्कुल, तो ज़रूर इन योजनाओं का लाभ उठाइए क्योंकि ये सीधे सीधे आपके पशुधन के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है और इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी जुड़ी हुई रहती है। बहरहाल इसी तरह से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने वीडियो के जरिए अपने सवाल भेजे हैं, तो आइए एक और सवाल ऐसा ही शामिल करते हैं कार्यक्रम में। जयराम जी फरीदाबाद हरियाणा से, इन्होंने वीडियो के जरिए क्या सवाल भेजा है, आइए देखते हैं। मैं पनेरापुर से विजयराम बोल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि पशुओं को सर्दियों में चारा खिलाने को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए उनकी देखभाल के लिए, और साइलेज जो अचार बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में चारे का जो देना है आहार वो कैसे देना है, और ख़ासतौर पे साइलेज के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे बनाया जाता है, तो बताएं डॉक्टर केशव। जयराम जी, ये आमतौर पे जो अपन दाना वगैरह सर्दियों में बढ़ा देते हैं मात्रा, उसकी वजह है कि उसको जो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए 20 से 25% की ऊर्जा अतिरिक्त चाहिए। तो ऐसे समय पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो दाने की प्रक्रिया है उसको उबाल के, लंबे समय तक उबाल के, और उसको उसकी पौष्टिकता का जितना भी हिस्सा है उसमें ले लिया जाता है, और उसी के बाद में अपन जो उसकी सानी करते हैं उसके अंदर पूरा अच्छे तरीके से बिखेर के, लेकिन उसमें एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखें, जब सर्दियों का समय हो तो वो उसकी जो ऊर्जा है संपूर्ण आ सके और हमारे पशु को पूरा लाभ मिल सके, इसलिए उसमें थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उबाला तो बहुत अच्छी देर तक के लिए है, उसको अच्छी तरह मसल भी दिया, लेकिन उसके पश्चात जो उसको जब पशु को दिया तब तक वो पूर्णतः ठंडा हो चुका है। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम अपने आप में गरम गरम पसंद करते हैं या हमारी आवश्यकताएं गरम गरम की होती हैं, इसी प्रकार से पशुधन की भी जो वो बाटा खाएगा या जो हमने कंसंट्रेट उसको दिया है वो गुनगुना होना चाहिए। साथ ही में जब हम उसको पानी देते हैं तो वो पानी भी ठंडा ना होके गुनगुना पानी होना चाहिए, जो कि हम दिन में 3 बार, मात्रा उसकी ज़रूर कम हो जाती है लेकिन गुनगुना पानी ही दें। ये विशेष तौर से हम ध्यान रखें, तो उससे हमारे पशुधन को होने वाली सर्द रोगों से निजात मिली रहती है। और साथ में जो अतिरिक्त उसकी ऊर्जा की आवश्यकता थी 20 से 25% की, वो उसकी भी आपूर्ति हो जाती है। रही बात साइलेज बनाने की, आजकल जैसा कि अभी अधिराज जी भी बता रहे थे, इसकी जो विधियां हैं अलग अलग प्रकार की, जो मशीनी विधि है उसके लिए अगर छोटी सी एक मशीन को रख लिया जाए और उससे आप रेगुलर वे में बनाएं तो वो साइलेज उसका स्वाद भी बढ़ा देता है और पौष्टिकता भी बढ़ा देता है। तो उसको हम उसके खाने में जोड़ सकते हैं जी। और उसकी थोड़ी जो एक लंबे समय के बाद में जो खुशबू होती है वो भी उसकी ग्राह्यता को, पशुधन उसको ग्राह्यता को ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रहण करता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर अधिराज, जैसे कि साइलेज की ही बात हो रही है, उसी तरह से और भी पशु आहार के बारे में आपने बताया, इसकी इकाई लगाई जा सकती है, तो पहले तो इसके बारे में जानकारी के लिए क्या प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है और किस तरह से ये भी एक रोजगार की अच्छी संभावना के तौर पर उभर सकता है?
जी, आजकल ये जो हम उद्यमिता विकास की बारे में बात करते हैं, तो उद्यमिता विकास के जो हमारे कुछ पहलू हैं, उसमें ये कैसे हमारे पशुपालक उद्यमी बन सकें, पशु आहार का प्लांट वो लगा सकें, उसके लिए HIDF करके एक स्कीम है, उसमें आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा मिल सकती है। और नेशनल लाइवस्टॉक मिशन जो है, उसमें भी आप अगर एक टोटल मिक्स्ड रेशन का यूनिट लगाना चाहते हैं, साइलेज मेकिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, या और दूसरे ऐसे यूनिट्स लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको या फॉडर का भी यूनिट्स लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 50% सब्सिडी अप टू 50 लाख की व्यवस्था रखी गई है। और इसका अगर प्रशिक्षण भी आप बात करते हैं, ये सब प्रशिक्षण हमारे जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ आप मिल सकता है, सब हर राज्य में भी है। और निकटतम पशु चिकित्सक से भी आप बात कीजिए, कभी कभी हम प्रशिक्षण लगाते हैं, हर राज्य में चलता रहता है, प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते रहते हैं, वहाँ आप जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। और हमारे जो मैंने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के भी बारे में बात किया, वहाँ पे भी हम इसके बारे में कुछ जानकारी भी देते हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये जानकारी ले सकते हैं, अगर जुड़े नहीं भी हैं तो आज से ये हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सर्च करके आप जुड़ जाइए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का वीडियो में भी या इंफॉर्मेशन विथ ग्राफिक्स भी आपको मिल सकती है, तो उसका जानकारी ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है अजय सिंह जी ने टोंक राजस्थान से। जानना चाहते हैं कि जो दुधारू पशु हैं उनके शरीर में काफ़ी कीड़े हो रहे हैं जो उन्हें बार बार बीमार कर रहे हैं, तो इसके लिए बचाव के लिए क्या करें डॉक्टर केशव? हाँ, ये 2 प्रकार के होते हैं कीड़े। एक तो जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं और दूसरे शरीर के बाहर पाए जाते हैं जी। इनके लिए डिवॉर्मिंग एक सबसे अच्छा उपाय होता है, जो हमने शुरुआत में ही बात करी थी। जी जी। लेकिन डिवॉर्मिंग विशेष तौर से पेट के अंदर वाले जो कीड़े होते हैं उनके लिए बहुत उत्तम माना जाता है जी। और इसी प्रकार से जो बाहर वाले कीड़े हैं वो भी कम खून नहीं चूसते हैं, बिल्कुल, और उसको पशुधन को स्ट्रेस में ला देते हैं कि किसी का बार बार कोई चीज़ चुभ रही है, उसका खून कोई पी रहा है रेगुलर वे में, जिनको ये चीचड़ भी बोलते हैं, टिक्स भी बोलते हैं, ये सारा सब कुछ। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि इसकी कई सारी प्रिपरेशंस हैं जिनको कि आप 1 लीटर पानी में 3 से 10 ml तक आवश्यकता अनुसार डालकर और उसका पोंछा इनके शरीर पे लगा दिया जाए। अच्छा। या कई ऐसी दवाइयाँ आ रखी हैं जो कमर्शियल हैं, जो उनके शरीर पे रीढ़ की हड्डी पे शुरू से लेके आखिर तक डाल दी जाए, तो वो जो चीचड़ है या जो टिक्स हैं या जो परजीवी हैं जो बाहर की तरफ जो कीड़े लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं 3 से 6 महीने तक के लिए। इनमें जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, इसमें क्या करना है कि जो साइबरमेथ्रिन आता है उसको 3 से 10 ml के बीच में 1 लीटर के अंदर उसका पोंछा लगा दिया जाए और उस समय पे पशुधन को के मुंह पे जाली बांध दी जाए जिससे वो अपने आप को चाट ना सके। आधा घंटे में 20 मिनट आधा घंटे में वो सूख जाता है और फिर उस पर एक खुर्रा मार दिया जाए तो वो अधिकतर वो सारे के सारे निकल जाते हैं और पशुधन बहुत राहत महसूस करता है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। तो अजय जी, उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। और डॉक्टर अधिराज, चलते चलते जानना चाहेंगे कि आप डेयरी व्यवसाय से जुड़े हमारे पशुपालकों को सफलता के लिए क्या कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि मैं पहले शुरुआत में बोला था, ये क्षेत्र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम विकसित भारत 2047 की बात करें, ये सेक्टर बहुत एक बड़ा भूमिका लेगा। तो मेरा निवेदन, ये सारे पशुपालक जो भी जुड़े हुए हैं, आप इस व्यवसाय में जुड़ें और आगे उद्यमी कैसे बन पाएँ, क्योंकि हमारा विभाग का लक्ष्य अब लाइवलीहुड से लेके अब उद्यमिता विकास पे आ गया है। तो कैसे आप उद्यमी बन सके और उद्यमी बन के आपके साथ और किसान को भी जोड़ सकें, ये हमारे लक्ष्य रहेगा। तो ये मेरा निवेदन आप लोगों से रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर अधिराज मिश्रा और डॉक्टर केशव कुमार शर्मा, आप दोनों ने कार्यक्रम के लिए समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। धन्यवाद। तो विस्तार से आज आपने जाना कि दुधारू पशुओं का रखरखाव आप कैसे कर सकते हैं और कैसे बेहतर डेयरी प्रबंधन से आप उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। बहरहाल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगला विषय हम बता दें हेलो किसान कार्यक्रम का। अगला विषय रहेगा मोबाइल एप्लीकेशन, किसानों को सीधे फ़ोन पर सलाह एवं मौसम की जानकारी।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये विषय है, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं वीडियो के जरिए भी। अगर वीडियो संदेश आप भेजना चाहते हैं, सवाल भेजना चाहते हैं तो 8800520717 पर आप अपना जो वीडियो है वो भेज सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि सवाल भेजने के लिए ईमेल के जरिए भी आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए 1800113060 पर कॉल करें। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच इसकी लाइन खुली रहती है, आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही बता दें आपको कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।